बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ ही आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। 3 सवालात के जवाब देने की कोशिश करेंगे। बड़े दिलचस्प सवालात हैं। पहला सवाल ये है जी कि एक गाय है जिसका मैक्सिमम दूध है जी 20 लीटर, ठीक है, और उस गाय को आप सीमन रखवाते हैं किसी ऐसे बुल का जिसकी डॉटर का पीक यील्ड है 45 लीटर, तो आगे आने वाला जो बच्चा होगा उसका दूध कितना होगा। नंबर 1 सवाल। नंबर 2 सवाल ये पूछा गया है आज कि अगर गाय के दूध की फैट हो 3.6 और भैंस के दूध की फैट हो 7 और दोनों की 28 LR हो, तो क्या 1 लीटर दूध गाय का क्या 2 लीटर दूध गाय का और भैंस का 1 लीटर दूध ऐसे ही होगा। मतलब पूछने वाला ये पूछना चाह रहा है कि क्या भैंस का 1 लीटर दूध गाय के 2 लीटर दूध के बराबर हो जाएगा अगर हम नेस्ले को ये मतलब कि ये दूध देते हैं। तो ये सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 3 ये है जी, मुंह खोर के हवाले से लोग पूछ रहे हैं, FMD के हवाले से, कि जानवर को मुंह खोर आ गया और इस जानवर के साथ आगे क्या होगा, क्या दोबारा वैक्सीन कभी फ्यूचर में करवानी पड़ेगी, इसके ज़िंदगी पे असरात क्या होंगे, रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। तो ये 3 सवाल जल्दी जल्दी से आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा ताकि चीज़ें बड़ी क्लियर हो जाएं। अच्छा, पहले नंबर पे तो ये याद रखें कि जो पहला सवाल है ना आपका, ये गाय ये मैक्सिमम दूध दे रही है 20 लीटर और ये मैक्सिमम दूध दे रही है 45 लीटर। भाई याद रखें कि जो जानवर दूध देते हैं ना वो ऐसे देते हैं। जानवर ने बच्चा दिया, ये देखें, जानवर बच्चा देता है, ये दूध बढ़ना शुरू होता है, बढ़ने के बाद ऐसे थक नीचे आ जाता है। एक जानवर है उसका दूध ये बढ़ना शुरू होता है, बढ़ता बढ़ता ये लंबा अरसा इस लेवल पे रहता है, फिर नीचे को आता है। तो हमने ये देखना है कि 305 दिन के अंदर उसकी परफॉर्मेंस क्या है। हो सकता है कि एक जानवर वो अपनी मैक्सिमम प्रोडक्शन 45 लीटर दे, लेकिन 305 दिनों का दूध उसका 10,000 लीटर बन जाए। एक जानवर ऐसा भी हो सकता है जिसकी पीक प्रोडक्शन 40 लीटर हो लेकिन दूध वो 11,000 लीटर दे दे। तो ये हो सकता है, ये चीज़ें पॉसिबल हैं। इसलिए जब आपने दूध की कैलकुलेशन करनी है वो आपने करनी है 305 दिन की। सूए का दूध कितना है। अब यहां पे सवाल ये पैदा होगा, एक जानवर जिसके सूए का दूध है 10,000 लीटर, ठीक है, और दूसरा जानवर जिसके सूए का दूध है 12,000 लीटर, तो आने वाली नस्ल जो होगी वो क्या होगी। इसमें मैं आपको सिंपल सा बता देता हूं जी। आप लोग चूंकि आजकल सीमन पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और चीज़ों को सिलेक्शन भी आप लोग कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक गाय है, क्रॉस ब्रेड की गाय है, उसका जी सूए का दूध है 3,000 लीटर, ठीक है जी। आप लोगों ने वीडियोस देखी, आपने बुल सिलेक्शन की और जो बुल आप खरीदते हैं उसकी जो डॉटर्स हैं उसकी परफॉर्मेंस क्या है जी, वो है जी 12,500 लीटर। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये 12,500 और ये 3,000, तो 50% शेयर यहाँ से आएगा और 50% शेयर आपका यहाँ से आएगा। तो जो आने वाली नस्ल है वो 50% हिस्सा यहाँ से ले रही होगी, 50% हिस्सा जो है अपने जो है वो सायर से ले रही होगी। तो इसके बीच में कोई वैल्यू फॉल करेगी। अब मिसाल के तौर पे ये बनता है जी, इनको जमा कर लें 15,500, इसको अगर आप 2 पे तकसीम कर लें तो ये 15,500 तकसीम 2, ये बनता है 7750। तो जो आने वाली नस्ल है उसको इतना दूध तो करना चाहिए। अब ये कोई पेट फिगर नहीं होती, हो सकता है 7,000 कर दे, हो सकता है 8,000 कर दे, 7,500 कर दे। तो इसके राउंड अबाउट आप ये कह सकते हैं 7 से 8,000 के बीच में वो आपको परफॉर्मेंस जो है वो डेफिनेटली दे रही होगी। तो ये तो हो गया जी पहले सवाल का जवाब कि जब भी आपने ये चीज़ें कैलकुलेट करनी है तो भाई सूबे का दूध जेर में रखें। ये जो पीक प्रोडक्शन होती है ना किसी जानवर की, उसने 4 दिन 40 लीटर दूध दे दिया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। 305 दिन का जो दूध है वो इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब दूसरा सवाल है जी आपका कि अगर आप नेस्ले को दूध देते हैं 1 लीटर मिसाल के तौर पर, ठीक है जी, और
अब ये गाय और भैंस का, ये देखें जी, मिसाल के तौर पे ये है हमारे पास गाय और ये है हमारे पास भैंस, ठीक है जी। आपको एग्जांपल दे रहा हूं, इसका जी हमारे पास 1 लीटर दूध है और भैंस का भी हमारे पास 1 लीटर दूध है। आप ये कह रहे हैं कि इसकी फैट है 3.6 और इसकी फैट है 7, इसकी LR है 28 और इसकी भी LR है 28। नेस्ले को आप दूध देना चाहते हैं और आप ये पता करना चाहते हैं कि इस 1 लीटर का क्या बनेगा और इस 1 लीटर का क्या बनेगा। ये मैं आपको समझा देता हूं। फार्मूला क्या है नेस्ले का, वो फैट को ज़रब देते हैं इशारिया 2 से, जमा LR को ज़रब देते हैं इशारिया 2.5 से, और यहां पे फार्मूले का इशारिया 7.2 आ जाता है, ठीक है जी। अब इसको मैं जल्दी से कैलकुलेट कर देता हूं। अच्छा जी, इसको कैलकुलेट कर रहे हैं 3.6 ज़रब इशारिया 2.2 जमा 28 ज़रब इशारिया 2.5 जमा इशारिया 7.2, ये बन गया जी 8.51। इसमें एक दफ़ा फिर आपने फैट जमा कर देनी है, ये फार्मूला बता रहा हूँ जी आपको, जमा 3.6, ये बन गया 12.11। अब नेस्ले दूध कैसे लेगी, वो इस 1 लीटर दूध को इससे ज़रब देगी 12.11 और इसको 13 पे तकसीम कर देंगे, क्योंकि ये दूध खाते हैं 13 TS पे। तो ये 12.11 ज़रब 1 तकसीम 13, तो ये आपका दूध बनेगा इशारिया 931। तो 1 लीटर दूध अगर आप गाय का देंगे तो आपको पैसे मिलेंगे जी 931 ग्राम दूध के, ठीक है जी। बाकी वो कटौती लग जाएगी। अच्छा, इसको अगर मैं 1 की बजाय यहां पे 20 कर लेता हूं मिसाल के तौर पे, ठीक है, तो यहां पे फिगर 20 ज़रब 12.11 तकसीम 13, तो ये आपको पैसे मिलेंगे जी 18.63 लीटर के, ठीक है जी। अब आ जाए भैंस की तरफ, सेम फार्मूला 7 ज़रब इशारिया 2.2 जमा 28 LR को इशारिया 2.5 से ज़रब दें और इशारिया 7.2 फार्मूले का आ गया। अब ये आपका बनता है जी 7 ज़रब इशारिया 2.2 जमा 28 ज़रब इशारिया 2.5 जमा इशारिया 7.2, ये बन गया जी 9.26। अब इसमें फिर आपने फैट जमा कर देनी है, ये आपका फार्मूला जो बन गया जनाब 16.26। अच्छा, अगर अब आपका 1 लीटर दूध है तो 16.26, ये जो जवाब आया इससे ज़रब दें और 13 पे तकसीम कर दें, तो ये आपका आ जाएगा भाई 16.26 तकसीम 13 1.25। मतलब अगर 1 लीटर दूध आप देंगे नेस्ले को तो आपको पैसे मिलेंगे 1.25 के। अगर यहाँ पे 1 की बजाय 20 लीटर हो तो ये बन जाएगा 20 ज़रब 16.26 तकसीम 13 25। अब ये सर आपको समझने में आसान हो जाएगा। अगर आपके पास भैंस का 1 लीटर, गाय का 1 लीटर दूध है तो 930 ml के आपको पैसे मिलेंगे। तकरीबन ये कोई आधा किलो या पौना किलो कम हो गया, आधा या किलो नहीं, ग्रामों में होगा, इतना कम हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर आपके पास 20 लीटर दूध है गाय का तो आपको पैसे मिल रहे हैं 18.63 लीटर के, कम हो रहा है। अगर आपके पास भैंस का दूध है 1 किलो तो 1.25 किलो के पैसे मिल रहे होंगे, और अगर 20 लीटर है तो आपको 25 लीटर के आपको पैसे मिल रहे होंगे। ये फर्क है, लेकिन ये फर्क डबल नहीं होता। ऐसे नहीं होगा कि अगर भैंस का 1 लीटर दूध है तो वो गाय के 2 लीटर दूध के बराबर नहीं होगा। ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो कुछ लोगों को ये लगता था कि शायद नेस्ले को दूध देंगे तो जहां पे भैंस का 1 लीटर दूध है तो उसके गाय के 2 लीटर दूध के पैसे बन जाएंगे, तो भाई ऐसे नहीं बनेंगे। ये दो चीजें होंगी। तीसरा सवाल जो था जी हमारा, वो था इस पे मुंह खोर पे। किसी दोस्त हैं हमारे, उनको चंद है, कोई 2-3 ही है इस दफा, मुंह खोर का मसला बना। देखें, जिस जानवर को मुंह खोर की बीमारी आ जाती है, मैंने इसको 2 दफ़ा देखा है अपने हर्ट्स के अंदर। शुरू में 2010-11 के अंदर मेरे पास जानवर थे जिनको मुंह खोर की शिकायत आई थी। देखिए, सारे जानवरों को प्रॉब्लम एक जैसे नहीं आते। मेरे पास कुछ जानवर ऐसे थे जिनको मुंह खोर का मसला बना, उन्होंने अगले साल अच्छी परफॉर्मेंस दी, वो जल्दी प्रेग्नेंट भी हुए और उनको गर्मी सर्दी का भी इतना इशू नहीं था, और उनको देखने से
जो बाकी जानवर जिनको मुंह खुर नहीं आया था, इनको और उनको देख के फर्क महसूस नहीं होता था। अमूमी तौर पे कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनको मुंह खुर आता है तो उनके जिस्म पे काफ़ी सारे बड़े बड़े बाल आ जाते हैं, ठीक है जी, उनको बड़े बड़े बाल ग्रो कर जाते हैं और वो उनके ज़ुबान निकल आती है, वो गर्मी से हाँफने शुरू कर देती हैं। अमूमी तौर पे मार्च के स्टार्ट में ही वो गर्मी शुरू कर देती हैं और नवंबर के मिड तक वो गर्मी किए जाती हैं। तो यहाँ पे कुछ पीसीज ऐसे हो सकते हैं। मेरे पास भी कुछ ऐसे जानवर थे जो मुझे पता था कि मुंह खोर की शिकायत की वजह से वो गर्मी बहुत ज़्यादा करते हैं, लंबा दूध नहीं देते, अगर वो गर्मियों में बच्चा दें तो बिल्कुल भी वो प्रोडक्शन अपनी टॉप पर लेकर नहीं जाते, जल्दी कंसीव नहीं होती। ये सारे प्रॉब्लम जो हैं उनके अंदर ये पाए जाते थे। लेकिन सारे जानवरों में ऐसा नहीं था, कुछ जानवर थे जिनमें ये प्रॉब्लम्स हमने देखे। अब आपने ये नोट करना है कि ये जानवर जिसको मुंह खुर आया है, ये आपके साथ गर्मी में क्या इसका रवैया रहता है। अगर तो ये गर्मी इतनी नहीं करता, अब मैं नाम नहीं लूँगा, इस वक्त पिछले साल अमेरिकन इंपोर्ट के कुछ जानवर थे, उनको 70% को मुंह खुर की शिकायत बनी थी। और जब मैं उन जानवरों को देखने गया था तो वो जानवर गर्मी में धूप में बैठे हुए थे। अप्रैल का मंथ था, 6 से 7 माह के प्रेग्नेंट थे वो। तो ये डिपेंड करता है जी कि किस लेवल की इन्फेक्शन नहीं है, उसकी सीवियरिटी क्या थी और उसने ब्रेन को किस तरह से अफेक्ट किया, थर्मोरेगुलेटरी सिस्टम जो है उसको कैसे डैमेज किया है। तो ये जानवर आपको एक ही सीजन में बता देगा कि ये आपको आगे रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। हमारे पास जो जानवर गर्मी करते थे हमने उनको डिस्पोज ऑफ कर दिया था, निकाल दिया था, और वो जानवर जो बिल्कुल ठीक थे, दूध भी ठीक दे रहे थे, गर्मी सर्दी का इशू नहीं था, हमने उनको चलाया, उनसे 3-3, 4-4, 5-5 सुबह भी हमने उनसे लिए। दूसरा सवाल आपका ये था कि अगर उस जानवर को बीमारी एक दफ़ा आ गई है तो क्या दोबारा उसको वैक्सीन करने की ज़रूरत है। देखिए जी, जब तो एक दफ़ा बीमारी आ गई, जानवर उसके ख़िलाफ़ कुव्वत मुदाफ़ियत पैदा कर लेता है, लेकिन ये कुव्वत मुदाफ़ियत जो है ये ताहयात नहीं होती। आपको दोबारा वैक्सीन जो है एक जो उसका स्केड्यूल है फॉलो करना पड़ेगा। जैसे मिसाल के तौर पे हम सितंबर में वैक्सीन करवाते हैं और फरवरी मार्च में करवा देते हैं। अगर किसी जानवर को मुंह खुर आया है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि उसको सितंबर में भी वैक्सीन करवाएं और फरवरी मार्च में भी करवाएं। अगर आप ऑयल बेस्ड यूज़ कर रहे हैं तो स्केड्यूल डिफरेंट होगा, अगर आप एक्वस बेस्ड यूज़ कर रहे हैं तो स्केड्यूल आपका डिफरेंट होगा। मतलब ये जो कुव्वत मुदाफ़ियत बनती है ताहयात नहीं होती, आपको डेफिनेटली एनिमल को वैक्सीन जो है आपको लगानी पड़ती है। तो जी आज तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, 5 वक्त की नमाज अदा करें। सलाम अलैकुम।